अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए तालीम और पेशा वाराना तरक्की शफ़क़त महमूद साहब। बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, आज के सियासी दिन का आगाज़ बड़ा दिलचस्प हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इनकलाबी शायर हबीब जालिब का कलाम सबसे पहले शेयर किया। मैं भी ख़ाइफ़ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़ियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने अपनी सुबह का आगाज़ पीपल्स पार्टी को तांगा पार्टी कह के पाँच तांगों वाली पार्टी कह के मुखातिब किया। और इसके साथ साथ आज के दिन जब इस्लामाबाद में ये सब कुछ हो रहा था तो कोट लखपत जेल में नवाज़ शरीफ साहब से तहकीक हो रही थी सानह मॉडल टाउन को लेकर। आप नहीं समझते कि जो एहतसाब का सिलसिला है ये हुकूमती मशीनरी के लिए आज चैलेंज बना हुआ नज़र आया? यकीनन हुकूमत के लिए तो एक चैलेंज तो है कि एक तरफ तो उन पर इल्ज़ाम रखता है कि ये जैसे कि बिलावल साहब ने ये शेर पढ़ा, इससे पहले शहबाज शरीफ का फेवरेट शायर थे, वो हबीब जालिब का एक और शेर पढ़ते थे कि आइन क्या है वो, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। लेकिन बिलावल साहब ने दस्तूर से नफ़ी नहीं की। तो ये इनके लिए चैलेंज है हुकूमत के लिए, क्योंकि ये कुछ ना भी करें तो कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई है। इमरान खान साहब को तो मैंडेट ही है एंटी करप्शन, वो करें तो ये सुनना पड़ता है उनको। तो देखते हैं कि हमारी तो ये अपनी राय है। मेरा ख्याल है कि शफ़क़त महमूद साहब से पूछते हैं जी, क्योंकि शफ़क़त साहब ये एहतसाब तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पहली तो बात यह है कि एहतसाब जो हो रहा है वो नैब की तरफ से हो रहा है, हुकूमत की तरफ से नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि बेचारे, मुझे बड़ा अफसोस होता है हबीब जालिब साहब को पता नहीं वो बेचारे तड़प रहे होंगे अपने कब्र में कि ये अरबपति लोग जिनके पास खरबों की जदातें हैं वो उनका नाम लेके कभी कोई शेर पढ़ देता है, कभी कोई पढ़ा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पढ़ते हैं शेर, दस्तूर को पता नहीं किस किस चीज़ को नहीं मानते, इनकलाब की बातें करते हैं। बिलावल साहब जो हैं इनके अगर आप असासे देखें, डिक्लेयर्ड असासे, तो वो कोई अरब से ज़्यादा हैं। और वो ये हबीब जालिब तो बेचारे अजीब, हबीब जालिब का नाम हर जगह जो है वो घसीटा जा रहा है। तो और मुझे तो कई दफ़ा लगता है कि जैसे कोई एक ड्रामे का स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा जा रहा होता, उस तरह के स्क्रिप्ट इनके सामने रख दिया जाता है और इनको याद कराया जाता है कि जी ये इस तरह। बहरहाल बात यह है कि नैब के साथ अगर उनको कोई प्रॉब्लम है और नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो मेरा ख्याल है उनके पास अदालत का रास्ता है, अदालत में जाएं, वहाँ जाके अपना केस प्लीड करें और उनका अदालत उनको रिलीफ देती है तो दे। ये हुकूमत को मतलब कि वैसे तो ये है कि हम तो समझते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है और अगर हमारे इख्तियार में हो तो हम ज़रूर इनको प्रोसिक्यूट करें। लेकिन इस केस में सूरत हाल ये है कि नैब प्रोसिक्यूट कर रही है और नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, तो शफ़क़त साहब ये है तो वाकई ये बात ठीक है। एक सितम ज़रीफ़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब हबीब जालिब को कोर्ट करते थे, ये जो शेर है ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़, और आज उनके साहबजादे ने हबीब जालिब को कोर्ट किया आपके ख़िलाफ़। तो वाकई हबीब जालिब काफ़ी काम आ रहे हैं मज़लूम, सो कॉल्ड मज़लूम सियासतदानों के। ये बताएं कि जो आज का ये अच्छे मज़लूम है, अरबों पति मज़लूम जो हैं ये चले। और मेरा ख्याल है कि अगर इनको इतनी तकलीफ़ है तो जालिब साहब के जो बच्चा और ख़ानदान है उसको ही थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दें। हाँ, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए। हाँ, ये सही है। अच्छा, ये शफ़क़त साहब आज एक और बात इन्होंने बिलावल साहब ने कही कि आपने तो 4 महीने धरना दिया, यानी कि 100 दिन, बल्कि उससे भी शायद ऊपर थोड़ा सा, तो आप इनको आधे घंटे के भी बर्दाश्त नहीं कर सके और आपने ठुकाई कर दी इनकी बंदों की, वहाँ जेलों की। बहरहाल मकसद ये है कि मैंने उसको देखा नहीं है, कोई ज़रूर कोई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की होगी, कानून की जो नाफिज करने वाले लोग हैं, कोई दावा शावा बोला होगा, कोई नैब कोई किसी अफसर को डराया धमकाया होगा, कुछ किया होगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली
कि क्या वजह हुई है। हमें कोई जलसे जुलूस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जलसा करना चाहता है, जुलूस निकालना चाहता है। अभी आपको पता है कि चंद माह पहले इस्लामाबाद को कई दिन बंद रखा उन्होंने, टीचर्स ने, बाकी लोगों ने, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब तो देखें ना, ये शुरू हुआ, आज मुस्तफ़ा नाज खोकर साहब आए जी, तो खासी कोई बदमज़गी हुई, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये तो चले खैर, ये सियासत का हिस्सा ही है। लेकिन ये आज पहली दफ़ा हमने देखा कि PMLN ने इतनी पेशियाँ मुक्ति, लेकिन वो कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं कर पाए। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने दिलचस्प बात कही कि ये स्पॉन्टेनियस था, हमने तो बुलाया ही नहीं था किसी को, वो खुद ही वहाँ आ गए और उन्होंने ये शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये धमकी दी कि हम जेल भी भर देंगे और एक बहुत ट्रेन मार्च भी कर सकते हैं। उधर मौलाना फजल रहमान भी इसी किस्म की धमकियां दे रहे हैं, सिट डाउन की या धरने की। तो शौकत साहब, आप समझते हैं कि वाकई को क्रेडिबल किस्म की थ्रेट्स हैं? देखिए, इनको तो परेशानी और पशेमानी बेशुमार है, क्योंकि इलेक्शन हार गए हैं और आवाम की राय आपने देखा कि IRI का सर्वे आया, उसने ये कहा कि 84% आवाम जो है वो समझती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। और उसके बाद इनके पास और तो कुछ चारा रह नहीं गया सिवाय इसके कि कोई इस किस्म की धमकी दें कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान को खुद अपने इलेक्शन हार गए हैं, उनको भी बड़ी बेताबी है और इनको भी बड़ी इनकी बेताबी का फ़र्क थोड़ा ये है कि इनको नज़र आ रहा है कि घेरा तंग हो रहा है नैब का, उसकी वजह से, और शायद इनको लग रहा है कि जरदारी साहब अरेस्ट हो जाएं। तो ये सारा जो मामला है ये सिर्फ कोई नैब पे प्रेशर डालने के लिए है और कोई इसलिए है। और फजलुर रहमान साहब जो है, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो क्योंकि उनकी अपनी सियासत इस वक्त बहुत ही भंवर में है, तो वो कभी रोज़ थ्रेट दे देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहरहाल मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम बिलीव करते हैं 84% के इलेक्शन फेयर हुआ। इनको भी कोई थोड़ी सी हौसला करना चाहिए और अपने वक्त का इंतज़ार करें, और जब इलेक्शन का वक्त आएगा अवाम के पास जाएं। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही पंजाब और KP में उनका और कोई हाल नहीं है, सिंध में है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। ये तो बहस लग है, कोई 5 तांगा की पार्टी कह रहा है, कोई तांगा पार्टी कह रहा है। बल्कि वो सईद गनी साहब ने कहा कि इमरान खान जो है वो तांगा पार्टी जो है उतने लोग होते हैं इनका, बाकी सारा फ़ोटोशॉप करके देते हैं। तो पता नहीं कौन सी दुनिया में सब लोग रह रहे हैं ये, कि मतलब है कि मैंडेट को जो भी आगे करके तो चलें, लेकिन नज़र नहीं आ रहा इस किस्म की चीज़ जो है महाजराई बढ़ती जा रही है। देखिए, महाजराई के बढ़ने की वजह हर केस में मुख्तलिफ है। PMLN और PVP केस में मुश्तरक है, वो ये है कि इस वक्त एक के लीडर जो हैं वो सज़ा याफ्ता हो चुके हैं और अब उनकी कोशिश है किस तरह उनकी रिहाई हो जाए। वो अदालत पे भी प्रेशर डाल रहे हैं, बाकी भी, और मीडिया को साथ, मतलब मीडिया को भी ये तासुर देना चाहते हैं कि बहुत ही हालात ख़राब हैं। तो उनका एक और प्रॉब्लम है पीपल्स पार्टी का, और ये है कि जरदारी और बिलावल के ऊपर क्योंकि अब मुकदमे बने हुए हैं, नैब परसू कर रही है, हो सकता है कि मामलात जो हैं वो, अब मुझे आप बताएं कि इनको परेशानी तो होगी, क्योंकि जिस कंपनी के नाम से बिलावल को बुलाया है वहीं से इनके एयर टिकट भी आए हैं, खाने पीने भी आए हैं, वहीं से और लोगों के भी इस तरह हुआ है। तो ये एक बेनामी किस्म के अकाउंट्स का मामला तो सीरियस है, तो शायद इसलिए घबराहट है इनको। जी हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि पार्क लेन कंपनी जो है जब बनी तो मैं तो 1 साल का था। 1 साल का था। नहीं, वो 1 साल के थे, लेकिन बाद में जो चीज़ें नज़र आई हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहरहाल देखें मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, ना ही मैं उसमें जाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सूरत हाल है, नैब उसकी तहकीक कर रही है। नैब मुझे शक पड़ता है जो इनकी तड़प है
उससे मुझे शक पड़ता है कि नैब की जो तहकीक है वो आगे बढ़ चुकी है, और इनको डर है कि कहीं ये ना हो कि हमारी कोई घेरा इतना तंग हो रहा है या कोई शायद कोई अरेस्ट वाला मामला बन रहा है जिससे घबराहट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आज का जो टीज़र था, वैसे इससे पहले फवाद चौधरी साहब भी, पीटीआई के दीगर लोग भी बड़ा अंडर एस्टिमेट करते रहे पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ पंजाब में है या इस्लामाबाद में, लेकिन आज का टीज़र बड़ा जानदार था शफकत साहब। पुलिस के लिए खासी मुश्किल भी हुई है। दूसरा ये भी ज़रा बता दें, कलअदम तंजीमों का आज फिर उन्होंने तज़किरा किया। ये मैं आपको बताऊं कि जी शफकत नहीं, मैं आपको बताऊं कि 2-4 हज़ार आदमी इकट्ठे करना बड़ी मेहनत से भाग दौड़ पे, कल की अखबारें देखें, परसों की देखें, कॉल दी जा रही थी कि आ जाएं, तो ये 2-4 हज़ार आदमी इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा, कलअदम तंजीमों की आज भी बिलावल साहब ने बात की है और वो कह रहे हैं कि वज़रा जो हैं उनका ताल्लुक है कलअदम तंजीमों से। साथ उन्होंने कहा अपोजिशन के लोग भी हो सकते हैं, ये भी उन्होंने क्लियर किया। शफकत साहब, कौन से 3 वज़ीरा हैं जिनका बार बार ये जिक्र करते रहते हैं? पता नहीं, वो तो कर रहे हैं मुख्तलिफ वज़ीरों का जिक्र, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सियासत अपनी कर रहे हैं, ज़रूर करें, लेकिन ये तो वो बयानिया है ना कि जो हमारे हरीफों का बयानिया है, हमारे दुश्मनों का बयानिया है कि जी हुकूमत जो है वो मिली हुई है दहशतगर्द तंजीमों से। तो ये इस किस्म की बातें करके ये तक़वियत पहुंचाते हैं, हमारे जो बयानिया हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। अभी FATF जो है वहाँ पर है, तो ये शायद ये ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि जी मैं ही हूँ सिर्फ जो कि या हमारी जमात ही सिर्फ ये कर सकती है कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़, बाकी सब मिले हुए। ये किसी और को किसको दिखाना चाह रहे हैं, ये इस पर गौर करना होगा कि किसको ये सब कुछ ये डोमेस्टिक के लिए है या कोई बाहर किसी को दिखाने के लिए। ठीक है शफकत साहब आपको करते हैं, लेकिन निज़ामी साहब सवाल ये भी है, फिर असद उमर साहब को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत क्या पड़ गई? बिलावल भुट्टो जब किसी वज़ीर का नाम नहीं ले रहे तो असद उमर साहब जो हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को। ये भी एक सवाल जो है वो पैदा लेकिन बात यह है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। राना सनाउल्लाह पे ये मुसलसल इल्ज़ाम लगता रहा कि वो बाकायदा, और वो उस ज़माने में तो उनकी पार्टी भी इन बेड थी विद एक्सट्रीमिस्ट, बाद में नैरेटिव तो बदल गया। हो सकता है कि लोकल एडजस्टमेंट्स हुई हो इलेक्शन के अंदर ऐसी जिसके अंदर कोई ना, लेकिन ये कहना कि कलअदम तंजीमों की पुष्पनाई कर रहे हैं, ये ज़रा कुछ ज़्यादा नामुनासिब हो जाता है आपकी नज़र में। अच्छा, शफकत साहब लाइन पे हैं, निज़ामी साहब। शफकत साहब ये बता दें, पीपल्स पार्टी अपोजिशन की दीगर जमातें जो नेशनल एक्शन प्लान को लेके आप पार्लिमानी लीडर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, उस पर आने से फ़िल वक्त वो इनकारी हैं। उनका कहना है, शहबाज शरीफ साहब ने जो जवाबी ख़त लिखा है शाह महमूद कुरैशी साहब को कि आप पार्लियामेंट के हर फर्द को, हर रुकन को ब्रीफिंग दें, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? उन्होंने ये कहा शफकत साहब के पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स की बजाय पूरी पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी, क्योंकि वो ओनरशिप ले रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान हमारी हुकूमत ने वो उसको लॉन्च किया था और तब हमने सब तमाम पार्लियामेंट को बशमूल PTI को ऑन बोर्ड लिया था। देखें, प्रॉब्लम ये है कि पहले इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब हम किसी को रीच आउट नहीं करते, किसी से मशवरा नहीं करते। अब जब हम मशवरा करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का टाइम पूरे होने वाला है, वैसे भी नेशनल एक्शन प्लान को 4 साल हो गए हैं, उसमें देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान एक मुश्तरका डॉक्यूमेंट थी, सब की थी, वो सिर्फ नून लीग की नहीं थी। हमारे शदीद इख्तलाफ के बावजूद हम गए, हमने उसमें हिस्सा लिया, उस पर साइन किया, तो हर लिहाज से हम उसके शामिल थे और सारी कौम शामिल थी, इसलिए वो बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। अब अगर उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत है या उसमें कुछ ऐसे शिक्के हैं, मतलब मिलिट्री कोर्ट्स की अगर एक्सटेंशन की ज़रूरत है, तो आइए हम आके मिल के बात करें। अब ये तो सियासत है ना कि जी आप सारे हाउस में, भाई हाउस में कौन कहता है कि बात नेशनल एक्शन प्लान की ना हो? बड़ी दफ़ा बात हुई है, मज़ीद होगी, अगले सेशन जो आ रहा है उसमें भी करेंगे, लेकिन ये है मुशावरत पार्लियामेंट्री लीडर से कि भाई ये सूरत हाल है, इसके अंदर कुछ कवानीन जो हैं, लेट्स से मिलिट्री कोर्ट्स का है, अगर उनको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए सारी जमातों की मुश्तरका एक हमायत की ज़रूरत है और तभी पास होगा।
तो इसमें मुझे ये सवाल इससे कि सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आता। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं शफकत साहब, ब्रेक के बाद आपको करते हैं। निज़ामी साहब, बिलावल साहब ने यह भी कहा कि अपने दौर में नैब के काले कानून को ख़त्म ना करना गलती थी। मिलिट्री कोर्ट्स पे इनकी राय ले, मिलिट्री कोर्ट्स पे भी मजीद जो है वो शफकत साहब की राय लेते हैं। और क्या कह रहे थे आप? जो अपने दौर में बिलावल साहब ने कहा कि नैब के काले कानून को ख़त्म ना करना गलती ये तो माने आज आप ये माने हैं। और दूसरा इस पे पीटीआई के कुछ लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो नैब के कवानीन है उसको लेके, उसकी वजह है वो हम बात करते हैं। हाँ, उस पर भी हम बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ऑपोजिशन की रिवायत भी है और काम भी है कि हीले बहाने करना और अपनी सियासत को चमकाना, लेकिन ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है इस पे ऑन बोर्ड लेना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। मेरे ख्याल शफकत साहब से इससे मुतालिक मजीद जान। जी शफकत साहब, ये बताएं कि एक नैरेटिव ये है कि बड़ी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को कंट्रोल करने पे, और अब माशाल्लाह यहाँ अभी PSL भी कामयाबी से हुआ कराची में। तो इस नई सूरत हाल में मिलिट्री कोर्ट्स को मज़ीद एक्सटेंशन देने की ज़रूरत क्या है? तो पहले तो बात यह है कि ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि जो कामयाबी हासिल हुई है उसमें जो दहशतगर्दों को सज़ाएँ मिली हैं मिलिट्री कोर्ट से, इसका एक अच्छा बहुत ही अच्छा असर था सारी कैंपेन पे। तो एक तो ये जहन में रखने की चीज़ है। दूसरा ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि जो मौजूदा हमारा अदालती निज़ाम है उसमें कैपेसिटी के मसले थे, और उसमें ये ख़तरा था कि ये मामला जो हैं अगर साल तक चलते रहे और कोई फ़ैसला ना हुआ तो बजाय इसके कि हमारी कैंपेन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब हो व नाकाम हो जाएगी। और एक और उसका फैक्टर ये था कि इन 2 सालों में या 4 सालों में, क्योंकि 2 साल के बाद दोबारा रिन्यू हुआ था, एक सनसेट क्लॉज जिसे कहते हैं वो डाला गया था कि जब ये मामला की ज़रूरत नहीं रहेगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लीगल रिफॉर्म होने चाहिए थे वो पिछले 4 साल में 5 साल में इन नून लीग की हुकूमत ने बिल्कुल नहीं किए, और उसकी वजह से जो हालात हैं अदालतों के वो जूं के तूं हैं। अब हमने शुरू किया है प्रोसेस लीगल रिफॉर्म का, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए ये हम नहीं चाहते कि एक ऐसे वक्त पर जब हमें तकरीबन कामयाबी मिल चुकी है, मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देखें कि कोयटा अपना रेलवे लाइन पर कुछ धमाके हुए हैं, कुछ बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो कामयाबी हुई है, लेकिन कुछ कामयाबी की कुछ कमी रह गई है, कुछ और चीज़ें भी करनी हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट ज़रूरी है, और इस अरसे में हम इसको जो जुडिशल निज़ाम है उसको बेहतर करें, और बेहतर करके इतना बेहतर कर दें कि आइंदा हमें मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत ना पड़े। एक आखिरी बात मैं कर दूं कि मिलिट्री कोर्ट्स तो अमेरिका जैसी जमहूरियत ने भी मिलिट्री कोर्ट्स को यूज़ किया था दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, जो बकौल उनके दहशतगर्द थे उनके ख़िलाफ़। तो इसलिए ये कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं है, इसमें सिर्फ हमने अपने सिस्टम को बेहतर करना है। हाँ, आपका मकसद कहने का ये है कि हंगामी सूरत हाल में हंगामी इकदाम लेने पड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी जो हंगामी सूरत हाल है, ठीक है, हमने वी हैव हैंडल ऑन टेररिज्म, लेकिन टेररिज्म की अभी भी कुछ बाकियात हैं वो मौजूद हैं यहाँ। तो अगर ये डिटरेंस नहीं होती, और जैसे आपने फरमाया कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद माना है कि अदालती निज़ाम में बड़े इस्लाहात होने वाले हैं, आज बड़ा फैसला भी आया है, फैसला भी दिया है, और स्ट्रेंथ भी कम है जी, झूठी स्ट्रेंथ को भी लेके, और बाज़ औक़ात जजेस जो है स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी घबराते हैं टेररिस्ट को कैफर करदार तक पहुँचाने के लिए। तो इस लिहाज से तो शफकत साहब मेरे ख्याल से जस्टिफाइबली बनता यही है कि जो चीज़ एक चल रही है और जिसकी कारामद साबित हो रही है इफेक्टिव, उसको ना छेड़ा जाए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मकसद तो यही है कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई थी, जो कि बड़ी अच्छी सक्सेसफुली उसको अपने इंजाम तक, तकरीबन इंजाम तक पहुंचा दिया गया है, और बड़ी बड़ी कुर्बानी दी गई है। बहुत सारे हमारे आर्म फोर्सेस के, पुलिस के,
बहुत सारे लोग शहीद हुए, उनके हमें जितना भी खराज अक़ीदत पेश करें कम है। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि इस मुकाम पे जब हम तकरीबन वहाँ पहुँचे हुए हैं, जितनी भी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं उनको ख़तरे में डालें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि और हमारी जमात का भी यही ख्याल है कि ये इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। और जब हम समझेंगे कि हालात मामूल पे आ चुके हैं या जो हमने लीगल इस्लाहात पे काम शुरू किया है जब वो अपने अंजाम को पहुँचता है तो इंशाल्लाह हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगी मिलिट्री कोर्ट्स को रखने की। अच्छा शफ़क़त साहब, ये एक और मसला है बल्कि ताज़ा आजकल ही चल रहा है कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ की सेहत जो है वो कहते हैं बहुत ही ख़राब हो गई है। रोज़ की वो 17 गोलियाँ खाते हैं, उनको हर किस्म का आर्जा लाक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया कि आया ये बीमारियां इनको जेल में जाने के बाद हुई हैं या पहले थी, और आया कि एक जो कन्विक्टेड शख्स है उसको अगर हम छोड़ देते हैं और वो बाहर चला जाता है तो यहाँ तो जो मुलजिम जो है वो वापस नहीं आते तो मुजरिम आ जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस पर कोई फ्लेक्सिबल व्यू नहीं लेना चाहिए? देखिए आरिफ जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी सवालात किए हैं वो बहुत ही पर्टिनेंट सवालात हैं, बिल्कुल दुरुस्त सवाल हैं। क्योंकि आपको याद है कि जब ये कन्विक्शन के बाद वापस आए थे कोई 6-8 महीने पहले, तो इन्होंने जलसे भी किए, इन्होंने बाकी चीज़ें भी की। तो अगर ये आपको पता है कि गुर्दे की पथरी हो या इस किस्म की हार्ट, तो उसका पहले ऑपरेशन हो चुका था। तो अगर इतने फिट थे कि जलसे कर रहे थे और बाकी चीज़ें जुलूस निकाल रहे थे तो शायद ये कंडीशन उतनी नहीं है जितनी बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उनकी सेहत ख़राब है तो उनका इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम उनको कह रहे हैं कि जहाँ जिस जगह जिस अस्पताल से पाकिस्तान में इलाज कराना चाहते हैं वहाँ करा लें। बदकिस्मती है कि आपने अपने दौर में 30 साल दौर में एक हस्पताल ऐसा नहीं बनाया कि जहाँ आप अपना इलाज अपनी तसल्ली के मुताबिक करें। तो ये तो अफसोस ही किया जाता है। आपको अपने आप पे अफसोस आना चाहिए कि आप पहले भी कभी पाकिस्तान में इलाज नहीं करा सके और अब भी आपको कोई तसल्ली नहीं है पाकिस्तान में इलाज कराने के लिए। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से ऑफ़र कायम है। जेल मैनुअल में जो भी सहूलियात हैं वो हम बिल्कुल देंगे। बाकी मामला जो हैं उनके बेल हो ना हो वो अदालत में। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है और ये जो वावेला है इसमें बहुत बड़ा अंसर अदालत को अंडर प्रेशर किसी तरीके से, नॉट के वो होंगे लेकिन उनको किसी तरीके से ये इम्प्रेशन दिया जाए कि जैसे बहुत ही बुरे हालात हैं और अगर बेल ना हुई तो खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा। ठीक। अच्छा शफ़क़त साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कहा था कि अगर कोई अपोजिशन की जमात इस्लामाबाद आना चाहती है तो आ जाए। जो मामलात हैं, रियासती अमूर हैं, आप नहीं समझते पहले से ज़मीनी हक़ाइक़ और बिलखुसूस अवाम के जो हालात हैं, जो मईशत है, जिस तरह के मसाइल हैं, अपोजिशन अगर मज़ामत करती है तो ये मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे और हुकूमत अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि अपोजिशन को आने की कोई वजह नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है। अभी हमारी हुकूमत को 7 महीने हुए हैं, बहुत काम करने वाला है और रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन इनको बेचैनी और बेताबी जो है ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँगे। कि अभी एक इलेक्शन हुआ है, एक हुकूमत बनी है, उसको काम करने से रोकने की कोशिश करेंगे। और मैं उनके जमहूरी हक़ को ना नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि फजलुर रहमान साहब को सियासत अपनी ख़त्म होती नज़र आ रही है और बिलावल और जरदारी साहब का तो केसेस नैब में चल रहे हैं, उधर से नवाज़ शरीफ साहब की कन्विक्शन हो गई है। तो ये सारे मुख्तलिफ अवामिल ऐसे हैं कि जिसमें ये इनकी बेचैनी और बेताबी जो है वो साफ ज़ाहिर है। लेकिन कुछ जवाज़ जो है वो एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश, ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, लेकिन डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करना जो है वो मुनासिब नहीं है इस वक्त पर। अच्छा शफ़क़त साहब, एक IRI का सर्वे है, आपने भी ये जिक्र किया था अभी, उसमें तो कहा गया कि बड़ी पॉपुलर जा रही है ये। लेकिन एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो मैंने देखी वो कह रही है कि गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं आपके, और जो फंडामेंटल्स हैं इकॉनमी के वो ठीक करने के भी। तो अभी तक ये तासर क्यों है कि आप जो सबसे इम्पोर्टेंट शोबा था इकॉनमी का, उस पर अभी उस तरह की ग्रिप नहीं आपकी आ सकी और लोग शिकायत करते हैं कि ना
कोई चीज़ जो है कारोबार ज़िंदगी के अलावा कारोबार ही नहीं चल रहा बिल्कुल। देखिए आरिफ जी, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनका आपस में ताल्लुक़ नहीं है। एक है पब्लिक ओपिनियन का सर्वे। पब्लिक ओपिनियन का सर्वे ये कह रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर था। पब्लिक ओपिनियन का सर्वे ये कह रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक कंफर्ट लेवल है आवाम के अंदर, उन्होंने अप्रूवल रेटिंग बहुत हाई है उनकी, और अपोजिशन की अप्रूवल रेटिंग जो है बड़ी लो है। ये तो है जो अवामी सर्वे। और IRI जो है, आपको पता है बड़े सालों से सर्वे कर रहा है, कभी किसी के को पसंद नहीं आता, कभी किसी को नहीं आता, लेकिन ये को अगर कहता है कि IRI जो है वो कोई तहरीक इंसाफ के कहने पे कर रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो ये बहुत ही फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट सर्वे है, ख़ास तौर पे इलेक्शन के मामले में, जहाँ 83-84% कह रहे हैं। तो इनकी सारी जो बयानिया है, कभी सिलेक्टेड कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अवाम ने उसकी मुकम्मल तौर पे नफ़ी की है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो हालात हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक करने वाली हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। गवर्नेंस में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो बर्बाद करके ये गए थे, और जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क को कर्ज़ों के में जकड़ कर ये गए हैं, तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक होते होते होंगे, और निज़ाम हुकूमत जो इतना ख़राब है वो भी ठीक होते होते होगा एक दिन में। सही है। इसलिए मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता। जी, बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये सर्विस को निज़ामी साहब सियासत के इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, छाबड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनको इस वक्त अपने जो हालात हैं उनके लाले पड़े हुए, ये ज़मीनी हक़ाइक़ और तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो मौजूदा हालात हैं इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर बरए तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, वैसे ये कोई 12 साल के बाद, तकरीबन 2007 के बाद हमने देखा कि जयाले और तारें आमने सामने हुए और एक छोटा सा टीज़र हमें देखने को मिला। लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी रिवायती सियासत की तरफ आ रही है। हाँ जी शेख साहब, ये आज का जो शो है इस लिहाज से सियासी तौर पर इम्पोर्टेंट था कि इससे पहले इतनी रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह की नज़र नहीं आई जिस तरह आज हुई। अब ये अलग बात है कि बिलावल साहब कहते हैं स्पॉन्टेनियस थी बिल्कुल, और मेरी अपनी राय में जो मैंने देखा टीवी पे मुझे तो इम्प्रेसिव शो लगा। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये 5 टांगों पे मुश्तमिल लोग थे, मुट्ठी भर। लेकिन असल बात तादाद से ज़्यादा लोगों का जो जज्बा था वो काबिल कदर था। तो आप इसको कैसे देखते हैं आज के शो को? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ आज हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे, खुद ही पहुँचे, और वो आपने देखा जिस तरह का रिएक्शन था। उसका एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड है बिलावल भुट्टो साहब का, मतलब जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज़ करना। तो वो मतलब एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए कि मतलब एक सिंध की क़यादत, पाकिस्तान की क़यादत, सबको मिला के उन्होंने मतलब केसेस ट्रांसफ़र कर दिए। लोग भी सिंध के एलिजिडली जो मतलब FIRs थी वो भी सिंध के लोगों पे, बैंक भी सिंध के, पैसे भी सिंध के, मतलब हर चीज़ वहाँ की थी। लेकिन सब के सब लोगों को केसेस के साथ यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री में और जुडिशल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। इस तरह कहीं आप इतने पुराने मतलब हमारे अखबार में आपका ताल्लुक़ रहा है, आप एंकर हैं, सीनियर मोस्ट एंकर्स में से आप होते हैं, आप मुझे बता दें कि कोई ऐसा केस जो कि पंजाब से या बलूचिस्तान से या KP से सिंध में आया हो या दूसरे सूबे में गया हो। ये मतलब यही जाहिर करता है कि बाइस्ड है, और मतलब जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल पे, उसका रिएक्शन था। लोग मतलब दीवार से लग गए हैं, मतलब वो इंसाफ मिल नहीं रहा। चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के साबिका ने
बिलावल साहब के लिए क्या कहा और मुराद अली शाह साहब के लिए क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि बिलावल को किसने इन्वॉल्व किया है, JIT से नाम खारिज और ECL से नाम खारिज, ठीक है जी। फिर जब उनकी जजमेंट आती है तो राइटिंग में कुछ और होता है। उसके बाद फिर अपीलें की गई कि जनाब हम सब लोग हैं इधर, यहाँ के मसले सिंध के हैं, यहाँ से उठा के, तो उसमें मतलब आप एक उसका भी एक बैकग्राउंड है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पिंडी में होती है, बेनज़ीर साहबा की शहादत पिंडी में होती है, गवाहियाँ मिटा दी जाती हैं, और मतलब स्पीकर सिंध असेंबली को भी पिंडी से पकड़ा जाता है। क्या मतलब सिंध में नैब नहीं है? क्या सिंध में लोग नहीं हैं इनके जो ये काम कर सकें? क्या कोर्टें सिंध में नहीं है? ये मतलब लोगों को परेशानी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे वर्करों को। और फिर वफाकी वजीर ये धमकियां दे रहे हैं कि जी मार दिए जाएंगे और मौत हो जाएगी और इस तरह की बातें। मतलब ये तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्या हो गया है कि मतलब इतनी तल्ख पूरा माहौल कर दिया उन्होंने सियासत का। और इस तरह क्या मतलब बेगुनाह, और वो इल्ज़ाम क्या है बिलावल साहब पे कि 1 साल की उम्र में वो किसी कंपनी में उनका नाम आ गया था। अब ये मतलब कोई जस्टिफिकेशन है? तो लाजमी है जब वो लोग, और फिर जब कारकुन वहाँ जमा हुए हज़ारों की तादाद में, तो उन पर मारकुटाई शुरू हो गई, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई। क्या तहरीक इंसाफ को अपना ज़माना भूल गया? कई महीनों तक उन्होंने पूरा इस्लामाबाद को मैसूर करके रख दिया था। मतलब ये जो डुप्लीकेशन है, मतलब एक तरफ कुछ लोगों के साथ एक तरह का रवैया, पीपल्स पार्टी के साथ दूसरे रवैया, नैब का भी इस तरह का रवैया है, मतलब जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके साथ एक तरह का रवैया है, पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों के साथ दूसरा रवैया है। तो मेरा मतलब है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी फिर वर्कर जो है वो रिएक्ट करेगा। वर्करों ने आज वहाँ जमा हुए, शोर हुआ, हंगामा हुआ, और लोगों को मतलब गुस्सा है। सिंध के लोगों में भी ये तफ्शीश है और पूरे पाकिस्तान के लोगों में भी तफ्शीश है ये कि मतलब ये इस तरह क्यों हो रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। जुडिशरी नोटिस ले इसका, चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें कि मतलब एक पार्टी को मतलब आप इस तरह कर रहे हैं, दीवार से लगा रहे हैं, उसका कोई वजह होगी ना। और बिलावल साहब का तो मतलब कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। तो आज पीपल्स पार्टी अपने पुराने रंग में आई है और ये देखिएगा ये दिन ब दिन बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। लोगों में मतलब बहुत परेशानी है कि मतलब पिंडी जो मतलब पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा मतलब नहीं रखता उसके पुराने उसका माजी, तो वहाँ फिर सबको जमा किया जा रहा है और फिर वहाँ कोई इस तरह की चीज़ हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जायज़ था, एक हमारा मुतालबा है सबका कि केसेस और वो जो है वापस ट्रांसफ़र किए जाएं। और जो मतलब, और दूसरी बात ये कहते हैं, अभी कुछ लोगों का ये बयान था कि जी सिंध में होता तो ज़्यादा शोर होता। सिंध में मतलब जरदारी साहब और अदीफ जो है कई महीनों से बल्कि साल के करीब हो गया है, वो कोर्टों में जाते हैं। यहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ क्योंकि कभी भी मतलब इस तरह की चीज़ नहीं थी। और हमें कोर्टों पे एतमाद है कि कोर्टें अपना इंसाफ करेंगी, लेकिन मतलब इस तरह इंसाफ तो इस तरह होता है ना कि इंसाफ तो होता हुआ नजर शेख साहब आपके कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने पुलिस पे हमला किया उनको तो नहीं छोड़ेंगे, जो बेगुनाह हैं उनको हम रिहा कर देंगे। दूसरा, आपने कहा पीपल्स पार्टी अपने पुराने रंग में वापस आ रही है। बिलावल साहब ने भी कोई ट्रेन मार्च का हवाला दिया, फिर जेल भरो तहरीक की बातें भी हुई। अगर पुराने रंग में मज़ाहमत आप करते हैं तो वो किस दर्जे की मज़ाहमत होगी, कहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए जी, हम कभी मज़ाहमत खुद नहीं चाहेंगे कि मज़ाहमत हम करें, लेकिन जिस तरीके का रवैया हुकूमत ने रखा हुआ है, जिस तरीके का इदारों ने रवैया रखा हुआ है, तो डेफिनेटली तो क्या करेगा बिलावल साहब, क्या करे आप बताएं, क्या करे? तो चुप करके बैठ जाए। पीपल्स पार्टी तो चुप करके नहीं बैठती। आमरों के ख़िलाफ़ भी वो मतलब जद्दोजहद करती रही, नुकसानात हुए, कुर्बानियाँ दी, भुट्टो साहब की जान का नजराना गया और बेनज़ीर साहबा शहीद हुई। हालांकि उनको पता था, उनको मना किया गया था कि न जाएं, लेकिन वो आए। पीपल्स पार्टी के ब्लड में ये नहीं है कि मतलब वो धमकियों से या नोटिस से उनको डराया जा सके, उनको मतलब बिठाया जा सके। डेफिनेटली जब ऊपर हमला होगा तो अपना दिफा तो करेंगे ना, रजिस्ट तो करेंगे। जहाँ तक ट्रेन मार्च की बात है, मार्च की बात नहीं की गई। ट्रेन मार्च बिलावल साहब ने ये कहा था, वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ही कहा था वहाँ कराची में, मैं भी वहाँ था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने लोगों से मिलता हुआ जाऊंगा और बाय रोड देख लें या फिर बाय ट्रेन देख लें। तो वो फैसला पार्टी करेगी, वो खुद फैसला करेंगे कि बाय रोड जाएं या बाय ट्रेन जाएं। इट इज़ नॉट द मार्च, मार्च के लिए नहीं कहा उन्होंने। तो जाएंगे ज़रूर, जब बिलावल भुट्टो जाएगा तो लोग तो आएंगे। शेख साहब ये बताएं कि ये कहते हैं ये कि जी हमने तो कुछ कर नहीं रहे, हुकूमत कहती है देखें जी ये तो नैब वाले कर रहे हैं, वो एहतसाब कर रहे हैं, हम भी समझते हैं बड़े करप्ट हैं, करप्शन को छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN शोर मचा रहे हैं, लेकिन नैब का एक अपना निज़ाम है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
तो क्या एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पिंडी में उसको मुंतकिल किया गया, ये आया सब कुछ, नैब इतनी इंडिपेंडेंट है, कर रही सब कुछ, किसके असर में ये? बिल्कुल जी, नैब इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। नैब इनके साथ मिली हुई है। नैब हुकूमत जो है, उनके लोग एहलकार उनसे छुप छुप के मिलते हैं, जाके उनके साथ बैठ के पॉलिसियाँ बनाते हैं, और मतलब पूरे की पूरी गाइडलाइन जो है। नहीं, इसका कोई सबूत है कि नैब के एहलकार किस हुकूमती शख्सियत से मिले हैं? इम्तियाज साहब, कोई सबूत है इस बात? देखें जी, देखें इनके एडवाइजर्स खुद नैब चेयरमैन नैब खुद जाके प्राइम मिनिस्टर से मिला है, टीवी के सामने सबने देखा है, ठीक है जी। और वो जो उनके एडवाइजर वजीर हैं वो जाके इनसे मिलते हैं। अब हमने को उनके फोटो तो नहीं निकाले, लेकिन ये खबरें तो आप कौन से वजीर की बात कर रहे हैं? तो मतलब आई थिंक इससे पहले भी वजीर आजम से चेयरमैन नैब की जो इनका एडवाइजर था, इनका एक तो इनका एडवाइज़र है अपना एहतसाब का, वो उनसे मिला था जी, बिल्कुल मिला था, वो टीवी पे भी बात हुई थी। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिर्फ अपोजिशन की जमातों की हो रही है। ये शहजाद अकबर साहब वन वे साइड है। आप देखें ना, आप देखें केपी के वजीर आला इन्वेस्टिगेशन में है, नैब के इंक्वायरियाँ भुगत रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, और बहुत से लोग हैं, किन किन के नाम लूँ मैं, मतलब वो सब लोग उधर हैं, मतलब उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो मतलब अपोजिशन की जमातों नहीं, तो अलीम खान भी तो नैब के पास है ना, ट्रांसफर किए जाते हैं। शेख साहब, अलीम खान साहब भी तो नैब के पास हैं। अलीम खान तो नैब अलीम खान को तो जी डिच किया उसने, इमरान खान ने, उनसे खर्चे करवा के पूरी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन चलवा के जहांगीर तरीन को और उनको दोनों को डिच किया उन्होंने। और वो जानबूझ के इस तरह का उन्होंने एक आदमी आगे कर दिया कि मतलब कि वो कहने को कह सकें, और उस बेचारे के साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है। हमने भी मतलब गो कि हमारा वो पॉलिटिकल मुखालिफ था, हमने फिर भी कहा था कि जी जिस तरीके से नैब ने उनको पकड़ा वो सही नहीं था। नैब का एक तरीक़ाकार है, मतलब इस तरह आगा सराज को जिस तरह पकड़ा गया, आप देखें इस्लामाबाद में एक आदमी है वहाँ बैठा है, हमारा दूसरा सरकारी अफसर है सिंध का, अपना जो मेंबर एलयू था, उसको जिस तरह एक इस्लामाबाद से पकड़ा। तो इस्लामाबाद पिंडी मतलब क्या सिंध के लोगों के लिए इलाका गैर बन जाए क्या? मतलब इस तरह किस तरह हुआ कि कोई पिंडी आना और इस्लामाबाद आना छोड़ दे? और मतलब हमें तो मतलब हैरत है कि इस तरह की क्या नैब की अमलदारी सिंध में नहीं है क्या? मतलब कोर्टों की अमलदारी सिंध में नहीं है? ये तो बहुत ही ज्यादती वाली बात हो रही है, जो कि मतलब अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए। शेख साहब, एक आज खदशा था कि शायद जैसे मतलब नैब का आप पता ना आपको आर्बिट्री निज़ाम है कि वो चाय भी पिला कर भेज देते हैं, चाहे तो गिरफ्तार भी कर लेते हैं, कि बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार कर लें, फ़र्ज़ करें उनके पास आर्बिट्री पावर्स तो हैं, आप चाहे कहते रहेंगे जी वो 1 साल के थे या जो भी था। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है, क्योंकि लग यही रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग हो रहा है जरदारी साहब के पास के गिर बिलखसूस, और ये कहते हैं बिलावल साहब के मुझे इंतकामी कार्रवाई के तौर पे किया गया क्योंकि मैंने 3 वज़रा का कहा कि ये लोग ऐसी तंजीमों में, और मैं बात करता हूँ जो किस तरह दहशतगर्दी हो रही, तो इसके क्या आपका रद्द अमल है? बिलावल साहब जो कहते हैं वो गलत तो नहीं कहते ना, जो उनका बयानिया है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या ये 3 वजीर उनकी क्लिपिंग्स जो चल रही हैं पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने देखी हैं, दुनिया के लोगों ने देखी, क्या वो गलत है? बिलावल साहब का गलत कह रहे हैं? क्या वो हिमायत नहीं कर रहे हैं इन तंजीमों की? उधर से हुकूमत कहती है कि हम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उधर से उनके वफाकी वज़रों की वज़रा की तो क्रेडिबिलिटी क्या होगी? बिलावल साहब यही तो कह रहे हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी पैदा करें। और शेख साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।